दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय कॉन्टेस्ट वर्सेस कंसेंसस ऑन सेलेक्टिंग अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तथा द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख द एनडीएज चॉइस के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति पद की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 17 जुलाई को भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होगा और 20 जुलाई को वोटों की गिनती के साथ नए राष्ट्रपति की घोषणा कर दी जाएगी। रायसीना हिल्स में अगले 5 सालों के लिए कौन बैठेगा, यह सवाल सुर्खियों में है। बहरहाल हमारे लिए मसला यह नहीं कि इस पावर गेम में राष्ट्रपति कौन होगा, सहमति से होगा या नहीं, बल्कि मुख्य मुद्दा है देश में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को समझना। सवाल यह भी है कि क्या राष्ट्रपति का पद सत्ता की कृपा के अधीन है? क्या भारत का राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप है जो मंत्रिमंडल की मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता? आखिरकार मूल प्रश्न यही है कि भारतीय गणराज्य के संवैधानिक प्रमुख की महत्ता क्या है और अतीत में यह पद कितना गौरवशाली रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 के बीच राष्ट्रपति के कार्य, दायित्व, अधिकार, निर्वाचन तथा महाभियोग की व्यवस्था है। यूं तो राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती, लेकिन राष्ट्रपति चूंकि देश का सर्वोच्च पद होता है, इसलिए इस पर आसीन होने वाले व्यक्ति के चुनाव के प्रति लोगों में गहरी दिलचस्पी होती है। अगर हम बात करें देश में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की, तो यह बेहद अनूठा है। इसे आप सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक तरीका कह सकते हैं। इसमें विभिन्न देशों की चुनाव पद्धतियों की अच्छी बातों को चुनकर शामिल किया गया है। प्रेसिडेंट का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। संविधान के आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख है, यानी जनता अपने प्रेसिडेंट का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि उसके वोट से चुने गए लोग करते हैं। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। इस चुनाव में सभी प्रदेशों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट डालते हैं। प्रेसिडेंट की ओर से संसद में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डाल सकते। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे जनता द्वारा चुने गए सदस्य नहीं होते। यहाँ आपको बता दें कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की सूची के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी को भी शामिल किया गया है। इलेक्टोरल कॉलेज के प्रावधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन को कुछ कारणों से नहीं चुना गया था, जैसे भारत की बड़ी जनसंख्या और बड़े आकार को देखते हुए प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाना न सिर्फ महंगा होता, बल्कि समय की दृष्टि से भी अनुपयोगी होता। दूसरी बात यह कि पूरे देश द्वारा चुना गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अधीनता कभी न स्वीकार करता और शक्ति संघर्ष होने लगता। तीसरा, चूंकि हमारी संविधान सभा ने ब्रिटिश मॉडल को अपनाया था, इसलिए हमें एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए था जो बस संवैधानिक प्रमुख हो, न कि वास्तविक प्रमुख। इसलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया। इस चुनाव में एक खास तरीके से वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह तमाम कैंडिडेट्स में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है। वह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी और तीसरी कौन है। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका, तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। यहाँ जानने लायक बात यह है कि यह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से भिन्न है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में मतदाता विभिन्न उम्मीदवारों में से किसी एक को वोट देता है और सबसे अधिक मत पाने वाला चुनाव जीत जाता है। हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका तथा पंचायत आदि के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। देश में राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया है। इसमें वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। 2 राज्यों के विधायकों के वोट का वेटेज भी अलग होता है। यह वेटेज भी अलग अलग तय होता है। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है। उसके साथ उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की पॉपुलेशन को
इलेक्टेड एमएलए की संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है उसे फिर 1000 से विभाजित कर दिया जाता है। अब जो आंकड़ा हाथ लगता है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का वेटेज होता है। 1000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज़्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि 1971 की जनगणना को ही राज्यों की आबादी का आधार वर्ष माना जाता है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार यह स्थिति 2026 तक के लिए स्वीकार की गई है। सांसदों के मतों के वेटेज का गणित अलग है। सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स की कुल संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वह एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरह भाग देने पर शेष 0.5 से ज़्यादा बचता हो तो वेटेज में 1 का इजाफा हो जाता है। प्रेसिडेंट के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती। प्रेसिडेंट वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज़्यादा हिस्सा हासिल करे। यानी इस चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितना वोट यानी वेटेज पाना होगा। इस समय प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। तो जीत के लिए कैंडिडेट को हासिल करने होंगे 5,49,442 वोट। जो प्रत्याशी सबसे पहले यह कोटा हासिल करता है वह प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले का मतलब क्या है? इस सबसे पहले का मतलब समझने के लिए वोट काउंटिंग में प्रायोरिटी पर गौर करना होगा। सांसद या विधायक वोट देते वक्त अपने मतपत्र पर बता देते हैं कि उनकी पहली पसंद वाला कैंडिडेट कौन है, दूसरी पसंद वाला कौन है और तीसरी पसंद वाला कौन है इत्यादि। सबसे पहले सभी मतपत्रों पर दर्ज पहली वरीयता के मत गिने जाते हैं। यदि इस पहली गिनती में ही कोई कैंडिडेट जीत के लिए ज़रूरी वेटेज का कोटा हासिल कर ले तो उसकी जीत हो गई। लेकिन अगर ऐसा न हो सका तो फिर एक और कदम उठाया जाता है। पहले उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले। लेकिन उसको मिले वोटों में से यह देखा जाता है कि उनकी दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। फिर सिर्फ दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। यदि ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार के कुल वोट तय संख्या तक पहुंच गए तो वह उम्मीदवार विजयी माना जाएगा। अन्यथा दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाला रेस से बाहर हो जाएगा और यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। इस तरह वोटर का सिंगल वोट ही ट्रांसफर होते रहेगा। यानी ऐसे वोटिंग सिस्टम में कोई मेजॉरिटी ग्रुप अपने दम पर जीत का फैसला नहीं कर सकता। छोटे छोटे दूसरे ग्रुप के वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा में जिस पार्टी का बहुमत है उसी का दबदबा चले, बल्कि विधायकों का वोट भी बेहद अहम है। यहाँ आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में अब तक के इतिहास में सिर्फ एक बार सेकेंड प्रायोरिटी के वोट काउंट के जरिए फैसला हुआ है। भारत के 5वें राष्ट्रपति के चुनाव में वीवी गिरी ने सन 1969 में सेकेंड प्रायोरिटी वोट काउंट के जरिए बेहद कम अंतर से नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। राष्ट्रपति निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझने के बाद यदि बात करें राष्ट्रपति पद की गरिमा की तो गौरतलब है कि भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है। इंदिरा गांधी के शासनकाल से पहले भारत का राष्ट्रपति सही मायनों में देश का प्रथम नागरिक होता था और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त व्यक्ति को ही यह पद प्राप्त होता था। लेकिन श्रीमती गांधी के शासनकाल में राष्ट्रपति पद की गरिमा को चोट पहुंचाई गई और इस पद को एक रबर स्टैंप की तरह बनाने की कोशिश की गई। बाकायदा 42वां संविधान संशोधन कर राष्ट्रपति के पर कतरे गए। उन्हें मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य किया गया। हालांकि 44वें संविधान संशोधन में इस सख्ती को थोड़ा कम कर राष्ट्रपति को कुछ महत्व प्रदान किया गया, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल की सहमति के अधीन ही रखा गया। तो प्रश्न उठता है कि क्या राष्ट्रपति सही मायनों में एक रबर स्टैंप की तरह है या फिर उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी है? ऐसा कहना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से निर्णय कर सकता है। जैसे त्रिशंकु लोकसभा में किसी दल को सबसे पहले बुलाने में, अनुच्छेद 78 ख के अनुसार प्रधानमंत्री से प्रशासन से संबंधित जानकारी मांगने में, अनुच्छेद 78 ग के अनुसार कोई विषय मंत्रिपरिषद के संज्ञान में लाने में,
प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा का विश्वास खोने या प्रधानमंत्री की मृत्यु पर लोकसभा विघटित करने संबंधी निर्णय लेने में तथा क्षमादान प्रदान करने में। दरअसल भारत में राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प मानने वाले लोगों के मन में कई मिथक बैठे हुए हैं जिनका टूटना जरूरी है। जिन्हें लगता है कि भारत का राष्ट्रपति बस एक यस मैन है, जिन्हें ऐसा लगता है उनके लिए कुछ उदाहरण पेश करना जरूरी है ताकि उनका भ्रम मिट सके। जैसे पहला मिथक है कि राष्ट्रपति फांसी की सजा को कम करने पर अपने विवेक से फैसला नहीं लेते हैं, सरकार जैसा कहती है वो वैसा फैसला लेते हैं। 2006 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने यह मिथक तोड़ दिया। उन्होंने गृह मंत्रालय की सिफारिश नहीं मानी और राजस्थान के खेराज राम की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी। उन्होंने दिखा दिया कि सरकार का फैसला राजनीतिक नफे नुकसान पर आधारित था। दूसरा मिथक है कि कैबिनेट और संसद से पारित हर कानून को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। इस मिथक को ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर तोड़ दिया। 1987 में ज्ञानी जैल सिंह राजीव गांधी सरकार के पोस्टल कानून से सहमत नहीं थे। उन्होंने इसे सरकार को नहीं भेजा। राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को मंजूरी देने की समय सीमा नहीं थी। उन्होंने इस विधेयक को अपने पास रोके रखा। बिल स्वतः ही रद्द हो गया। 2006 में भी ऐसा मामला सामने आया। एपीजे अब्दुल कलाम लाभ का पद रखने वाले की संसद सदस्यता बर्खास्त करने के विधेयक पर पूरी तरह सहमत नहीं थे। उन्होंने इसे लौटा दिया। तीसरा मिथक है कि राष्ट्रपति लोकसभा चुनावों में उभरे सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का न्योता देंगे। दल के नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। हालांकि यह पूरा सच नहीं है। राष्ट्रपति जिसे चाहें सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। 3 प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह 1980, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 और चंद्रशेखर 1990 के पास सदन में बहुमत नहीं था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ज्ञानी जैल सिंह ने संसदीय दल का नेता चुने जाने से पहले राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। चौथा मिथक यह है कि यदि केंद्रीय कैबिनेट ने किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश की है तो राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य हैं। हालांकि अक्टूबर 1997 में यह मिथक भी टूट गया। तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने संयुक्त मोर्चा सरकार की सिफारिश को ठुकरा दिया। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कैबिनेट के फैसले को अनुचित कहते हुए वापस भेज दिया। इंद्र कुमार गुजराल सरकार को भी मुंह की खानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने रहे। पांचवा मिथक यह है कि राष्ट्रपति को किसी मंत्री को हटाने का अधिकार नहीं है, लेकिन राजीव गांधी सरकार में राज्य मंत्री के तिवारी के मामले में राष्ट्रपति ने अपनी ताकत दिखाई। तिवारी ने कहा था कि राष्ट्रपति भवन आतंकियों की शरणस्थली बन रहा है। ज्ञानी जैल सिंह ने नाराज होकर राजीव गांधी को पत्र लिखा, सरकार बर्खास्त करने की धमकी दी। अंत में तिवारी को मंत्री पद से हटाना पड़ा। छठा मिथक यह है कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की सलाह पर फैसले लेंगे। उन्हें केंद्र या राज्य सरकार के कामकाज में दखल देने का अधिकार नहीं है। दरअसल सच यह है कि राष्ट्रपति सरकार के किसी भी फैसले से जुड़ी फाइल मंगवा सकते हैं। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे तो भारत पाक संबंधों पर पाकिस्तान में तैनात नटवर सिंह से सीधे रिपोर्ट लेते थे। नटवर सिंह शुरुआत में झिझके, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर वह राष्ट्रपति को भी रिपोर्ट देने लगे। डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति थे तो उन्होंने गुजरात दंगों के बाद नरोदा पाटिया का दौरा किया, राज्य से राहत कार्यों पर रिपोर्ट भी मांगी। इस तरह इन उदाहरणों से समझा जा सकता है कि राष्ट्रपति का पद कोई मामूली पद नहीं है, बल्कि वह राष्ट्र प्रमुख की गरिमा के अनुकूल ही है। यह बात सच है कि राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रधान नहीं होता, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि राष्ट्रपति सिर्फ रबर स्टैंप भी नहीं होता। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक रूप से कई ऐसी शक्तियां हैं जो उस पद को विशिष्ट बनाती हैं। फिर भी उन शक्तियों का सही इस्तेमाल व्यक्ति विशेष की क्षमता और राजनैतिक असंबद्धता पर निर्भर करता है। हर कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हो सकता, फिर भी आम जनता की चाहत देश में एक समर्थ और सर्वोच्च पद की गरिमा के अनुकूल राष्ट्रपति की जरूर है। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में देश को कैसा राष्ट्रपति मिलता है। आइए अब नोट कीजिए आज का सवाल। सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? वर्णन कीजिए। क्या राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर फैसला लेने को बाध्य होता है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।